नमस्ते। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है निंदा रस। निंदा रस प्रस्तुत पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार है। कई सारे उनके लेखों में, पाठों में या कहानियों में व्यंग्य दिखता है। व्यंग्य एक प्रकार की कला है जो हर एक में नहीं होती। इसलिए लेखक कहते हैं कि निंदा एक ऐसा एक रस है जो नवरसों में भी उसका स्थान होना चाहिए था। असल में नवरस में उसका स्थान नहीं है। नवरस जैसे हम उसको कहते हैं रौद्र, हास्य, भय आदि। निंदा भी एक ऐसी कला होती है जो हर कोई उसमें डुबकी लगाना चाहता है। प्रस्तुत पाठ निंदा रस में लेखक ने समाज में पहले अज्ञान को, समाज में पहले अंधकार को, धोखाधड़ी को और करारा प्रहार किया है, करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य अर्थात एक क्रिटिसाइज करना। आमतौर पर हर कोई किसी न किसी पर व्यंग्य करता है, कटाक्ष करता है। उसमें कभी कभी लोग उद्देश्य से, इंटेंशन से एक दूसरे का व्यंग्य करते हैं, कभी बिना मतलब का व्यंग्य करते हैं, कभी जानबूझकर दूसरों को जलाने के लिए उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। व्यंग्य करना अर्थात एक प्रकार का नीचा दिखाना है, निंदा करना है। अर्थात निंदा, हम आसपास रहने वाले लोग हमेशा एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। हम जब पड़ोस में रहते हैं, हमारे पड़ोस में कई सारे लोग रहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति हमेशा निंदा करते रहते हैं, जलते रहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कला होती है जो आमतौर पर हर एक व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में, दिल में, हृदय में हमेशा बनी रहती है। तो आज हम इस पाठ को देखेंगे, निंदा रस। सबसे पहले इस पाठ का जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उनका हम संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी एक सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 1924 22 अगस्त 1924 में हुआ। प्रारंभ से लेकर स्नातक तक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिर आए। उपन्यास उन्होंने लिखा है रानी नागमणि की कहानी, तट की खोज, उनके कुछ निबंध भी हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे आदि। प्रस्तुत जो एक निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। इस कलाकृति में लोग एक दूसरे की ईर्ष्या कैसे करते हैं, लोग एक दूसरे के प्रति कैसे जलते हैं, बिना मतलब लोग दूसरों की किस प्रकार निंदा करते हैं, दूसरों को कैसे नीचा दिखाने का काम करते हैं, इस प्रस्तुत पाठ में आज हम देखेंगे। इस पाठ का चयन, इस उद्देश्य क्या है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां कितनी अलग अलग होती है। मनुष्य एक दूसरे के प्रति कैसे वो जलता है, एक दूसरे की कैसे वो निंदा करता है, यही मनुष्य का एक गुण होता है। और यही गुण को अवगत कराने के लिए प्रस्तुत पाठ का चयन इस प्रथम वर्ष हिंदी में यहाँ पे किया है। तो इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं। क जो एक काल्पनिक नाम लेखक ने दिया है, क कई महीने के बाद लेखक के पास आया। क एक लेखक का दोस्त है। इसमें क, ग ऐसे कुछ काल्पनिक कैरेक्टर लिए हैं, काल्पनिक इमेजिनेशन। क कई महीने के बाद आए। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि तूफान की तरह कमरे में आया। साइक्लोन की तरह उसे मुझे भुजाओं में जकड़ लिया, तो मुझे ऐसा लगा धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। ये धृतराष्ट्र की जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटे, तुझे कलेज से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी जकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। पहले ही पैराग्राफ में लेखक ने बहुत सुंदर व्यंग्य किया है। महाभारत का उदाहरण देते हुए लेखक ने कितना कैसे व्यंग्य किया है, कैसे कटाक्ष किया है, या कैसे क्रिटिसाइज करने का काम किया। देखिए कि लेखक बैठे थे, सुबह की चाय पी रहे थे और उनका एक बहुत दिनों के बाद एक पुराना दोस्त अर्थात क उनको मिलने के लिए आया। और जैसे वो मिलने के लिए आया, लेखक को वो गले लगाने के लिए, लेखक के गले लगाने के पास, आलिंगन देने के लिए, हक करने के लिए उनके पास चला गया। तो लेखक कुछ ऐसे ही लगा जैसे धृतराष्ट्र, मतलब महाभारत के अंत में जब पांडव धृतराष्ट्र को मिलने के लिए पहुंचते हैं, तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि आ भीम, तुझे मैं गले लगाता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार व्यंग्य है कि कोई भी पिता, क्योंकि धृतराष्ट्र के सभी बेटों की हत्या हो चुकी थी, सभी बेटे युद्ध में मारे गए थे, और एक पिता, ऐसा कोई पिता नहीं होता कि जो अपने मारने वाले
अपने बेटों को जिन्होंने मारा है उनको हंसते खेलते गले से लगाओ। तो धृतराष्ट्र को ये पता था कि पांडवों ने हमें हमारे बेटों को मारा है और तो वो मारे गए हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कहता है कहाँ है भीम, मैं उसको गले मिलना चाहता हूँ। कृष्ण ने इस बात को जान लिया था, पहचान लिया था कि जैसे ही भीम धृतराष्ट्र के बाहों में चले जाएंगे, उनको आलिंगन देंगे, तब धृतराष्ट्र अपनी भुजाओं से, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनकी भुजाओं में बहुत ताकत थी, और कृष्ण ने पहचान लिया था कि जैसे ही भीम धृतराष्ट्र के गले मिल जाएंगे तो धृतराष्ट्र अपनी भुजाओं से उनको मार डालेंगे। तब कृष्ण ने क्या किया, भीम की जगह भीम के पुतले को आगे किया, और जैसे ही भीम का पुतला धृतराष्ट्र के बाहों में चला गया, धृतराष्ट्र ने अपनी भुजाओं से, अपनी ताकत से उस भीम के पुतले को चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा व्यंग्य है कि लेखक कहते हैं कि मुझे पता है कि दोस्त मुझे ऐसे ही मिलने के लिए आया है, और मुझे पता है कि अब वो मुझे कहेगा कि तुम्हारी याद आ रही थी और तुमसे मिलने के लिए मैं तरस रहा था, और मैं वहाँ पे सुबह ही तुम्हें तुम बहुत दिनों के बाद जैसे ही गाड़ी मैंने सुबह की पहली गाड़ी पकड़ी और मैं तुम्हें मिलने के लिए आ गया। तो लेखक ये जान चुके थे कि सामने वाला दोस्त मुझसे झूठ बोल रहा है, तो उसे दिल से क्यों गले मिलो। मैं वैसे ही मिला जैसे धृतराष्ट्र को भीम का पुतला मिला, मतलब भीम ने मिला, भीम का पुतला मिला, मतलब मैं शरीर से उस दोस्त को मिल रहा हूं लेकिन मन से नहीं मिल रहा हूं। इस प्रकार का व्यंग्य लेखक ने पहले पैराग्राफ में किया है। क जब लेखक को मिलने के लिए आया तो लेखक ने अपने शरीर को ही, उसको शरीर से वो गले से मिला, लेकिन दिल से, अपने मन से वो गले से नहीं मिला। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं, ऐसे मौके पर हम अक्सर पुतले को अंकवार दे देते हैं। अंकवार देना अर्थात बोझ छाती, मतलब हम ऐसे नेम से, नाम के वास्ते उसको गले से मिला, हाँ आए हो, चलो अभी ठीक है, कैसे हो वगैरह, एक आम शुरुआती की बातें होती है, उस प्रकार की बातें लेखक ने अपने दोस्त से की। क से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर गले से लगा लिया? हरगिज नहीं, कदई नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दे दिया। इस पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि क अपने ससुराल से आया है, और ग के साथ बैठकर, ग और एक काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक यहाँ पे व्यक्तित्व है, चित्र है, यहाँ पे वहाँ पे दोस्त है, ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा कर रहा था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वो मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपना मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह बिना प्रेम कंटीली देह, कांटो भरी देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो मुझे मालूम होता कि नागफनी को कलेजे से चिपटाए छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे कर देना है। नागफनी का मतलब है एक कैक्टस है, कटीला पौधा है, लेकिन कटीला एक प्लांट है, उसको हाथ लगाते हैं, चारों उसके हर जगह पर कांटे होते हैं, जिसको हम सीधे तौर पर या डायरेक्टली हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो लेखक ने कहा कि मुझे पता था जो मुझे मिलने के लिए आया है वो आज सुबह नहीं आया है, वो कल रात ही अपने ससुराल से, अपनी पत्नी के मैके से रात ही आया है, और मुझसे पहले किसी और दोस्त को मिलकर आया है, और वहाँ पे बैठकर मेरी निंदा, मेरे बारे में उसने बहुत भला बुरा कह चुका है, लेकिन आज सुबह जैसे आया ऐसा लग रहा है कि अभी वो मुझसे ही पहले मिलने आया है, लेकिन मुझे पहले ही पता है कि वो पहले ही अगले ही दिन रात को दूसरे मित्र को पास जाकर मेरी निंदा करके आया है। अगर ऐसा मित्र या अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया और आपको पता है कि उसने आपकी निंदा की है, तो हम उसको दिल से कभी गले से लगा सकते हैं? तो दिल से उसको हम गले मिल सकते हैं, मन से मिल सकते हैं? कभी भी नहीं। तो इसलिए भीम की जगह भीम के पुतले को कैसे आगे किया गया, ठीक उसी प्रकार मैंने अपने शरीर को उसको आगे किया, लेकिन अपना मन वहाँ से मैंने खिसका लिया उसको। ऐसा अगर मेरे शरीर को या मेरे मन को या सामने वाले की भावनाओं का अगर उसको पता होता या उसके दिल को पता होता कि मैं उसको शरीर से मिल रहा हूँ, अगर मेरे शरीर को कोई नागफनी के कांटे होते तो वो समझ जाता कि ये सामने वाला व्यक्ति भी, मतलब अर्थात भावनाओं के इन इमोशंस को अगर कांटे होते, इमोशंस को अगर टॉन्स होते, तो सामने वाले को ये पता चलता है कि मैं उसको दिल से नहीं बल्कि सिर्फ शरीर से मिल रहा हूँ, नेम से, नाम के वास्ते मैं उसको गले से मिल रहा हूँ। पर मेरा वो दोस्त अभिनय में पूरा था, क्योंकि मैंने पहले का निंदा करना, व्यंग्य करना किसी आम लोगों की बात नहीं है, उसमें एक कला होती है, उसमें बहुत सारी रुचि होती है, उसमें
बहुत सारा लोग सामने वाले के पास ज्ञान होना चाहिए कि कैसे मैं उसको व्यंग करूं, और व्यंग करते समय सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। तो यह आम किसी को मजाक उड़ाना किसी की बस की बात नहीं है। कुछ लोग ही ये व्यंग करने में माहिर होते हैं, उनमें कला होती है। तो लेखक ने कहा कि मेरा दोस्त भी बहुत अभिनय में पूरा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा वो दिखा रहा था कि वो अभी अभी उसको मिलने के लिए आया है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षालोस मतलब आनंद के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वो गहरी आत्मीयता से, प्रेम से की जकड़, नयनों से छलकता हुआ असीम स्नेह, वो स्नेह सिक्त वाणी, मतलब इतना वो माहिर था, इतना कलाबाजी था, इतना अभिनय पूर्ण था कि ऐसा मुझे दिखा रहा था कि वो अभी अभी उसको मिलने के लिए आया है। उसकी आंखों में पानी नहीं था, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत दिनों से आया है, बहुत दिनों से अपने मित्र के लिए मिलने के लिए तड़प रहा था, और कलेजे मिलकर कहा है, ये दोस्त मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहा था। इस प्रकार की भावना वो व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी भावना पहले ही पहचान ली थी। अभी लेखक का दोस्त जो है वो लेखक को कहता है, बोला अभी अभी सुबह गाड़ी से उतरा हूं, एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने के लिए आतुर होता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त ने। लेखक ने मनी मन बोला कि जैसे लेखक ने कहा कि कह रहा है मुझे कि वो अभी अभी मुझसे मिलने आए, लेखक ने मनी मन में कहा कितना झूठा है मेरा दोस्त, आते हुए झूठ बोलना शुरू कर दिया। कल आया है, ये मुझे मेरा मित्र बताया था, इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। मतलब उसने झूठ बोला, लेखक को पता है, लेकिन लेखक फिर भी कह रहा है कि शायद मेरे मित्र में कोई नियोजन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं की झूठ बोलने की, वो आसानी से वो झूठ बोलता रहता है, आदत से मजबूर है और हमेशा ही झूठ बोलता रहता है। लेखक ने कहा है कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, निर्दोष मिथ्यावादी। निर्दोष मतलब उसमें कोई दोष नहीं होता, बिना मतलब मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, बिना मतलब का झूठ बोलना, हमेशा की तरह झूठ बोलना। कुछ लोगों को आदत होती है झूठ बोलना, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन जाते हैं कहीं आसपास, लेकिन हमेशा उनको झूठ बोलने की आदत है। तो लेखक ने एग्जाम्पल दिया है, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, उनको आदत होती है झूठ बोलने की, तो झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन उसके कोई इंटेंशन, कोई उद्देश्य नहीं होता कि सामने वाले को जानबूझकर वो झूठ बोल रहे, झूठ बोलकर उनको उनका मन थोड़ा विचलित करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, बस कहते हैं झूठ बोलते हैं और बाद में वो सच बोलते हैं, अरे ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा कहते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास, बिना कोई प्लानिंग, निष्प्रयोजन, बिना कोई नियोजन, बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई प्रयत्न झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार है, लेकिन उदाहरण दिया, मेरे ऐसे एक रिश्तेदार है, अगर वो बंबई जा रहे हैं तो उनसे पूछो तो कहेंगे कि कलकत्ता जा रहा है। तो लेखक ने अपने एक रिश्तेदार का उदाहरण है, अगर उस रिश्तेदार को पूछा जा रहा है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, अगर उनको जाना है मुंबई, वो कहते हैं मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो सामने वाला कहता है क्या सीधा जवाब तो नहीं देता, हमेशा की तरह इस बार में तुमने सीधा जवाब नहीं दिया। तो इस प्रकार के लोग होते हैं जो बिना मतलब के, निष्प्रयोजन, बिना किसी नियोजन के, बिना किसी उद्देश्य से झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले को मजाक उड़ाने में बहुत रुचि लगती है, बहुत इंटरेस्ट होता है। कभी बड़ा निर्दोष और सहज स्वाभाविक मित्र था। लेखक ने कहा मेरा दोस्त भी ऐसा है, बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही निर्दोष मिथ्यावादी है, सामान्यता हमेशा वो झूठ बोलता है, लेकिन उसके मन में कोई छल नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि सामने वाले को नीचा दिखाए। वो बैठा, आए, कब आए, कैसे हो, इधर उधर की बातें हो गई। उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। जैसे उन्होंने आने के बाद चाय पानी हुआ, इधर उधर की बातें होने के बाद लेखक ने लेखक के साथ ग की निंदा करने की शुरू हुई। देखो लेखक ने पहले कहा कि क पहले आया था और उसने ग के सामने बैठकर लेखक की निंदा की थी। अब क लेखक के सामने बैठकर ग की निंदा कर रहा है। देखो लेखक ने पूछा तक नहीं कि ग कैसा है, क्या तुम ग को मिलकर आए थे या पर्टिकुलर किसी दोस्त को मिलकर आए थे, उन्होंने कभी लेखक ने पूछा नहीं, लेकिन बिना नियोजन, बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई उद्देश्य क ने ग की निंदा करने की शुरुआत की। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वो बढ़ लेता। मतलब मैं जिसका नाम लेता गया, मेरा दोस्त निंदा करने वाला निंदक उसको उनकी निंदा करता चला गया। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। लेखक ने कहा कि मेरा दोस्त कितना अद्भुत है,
कितना अभिनयपूर्ण है कि जिसका मैं नाम लेता गया उसकी वो निंदा करता है। ऐसा लग रहा है कि उसके पास दोषों का कैटलॉग है, दोषों की लाइब्रेरी है, दोषों के रेफरेंस बुक शायद उनके उसके पास होंगे कि इतना निंदा वो कहाँ से कर लेता है और कैसे कर लेता है। मुझसे ये नहीं होगा। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो मैं क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गल इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता गया। लेकिन मैं अपने दोस्तों के नाम या दुश्मनों के नाम लेते गए और वो मेरा दोस्त अपनी उस निंदा की तलवार से, देखो निंदा की तलवार की तरह, धार की तरह उसका इस्तेमाल किया, उसको विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया है। लेखक ने अपने विरोधियों के, अपने दुश्मनों के नाम लेते गए और अर्थात लेखक के दोस्त उनकी निंदा करता गया और निंदा से उनको धराशायी पराजित करता गया। मेरा मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मेला अब नहीं रहा, क्योंकि अब लेखक के दोस्त अर्थात क के जाने का वक्त आया। सुबह आया था, दिन भर इधर उधर की बातें हुई, सबकी निंदा हुई, अब शाम को जाने का वक्त आया। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिट गया, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे के बाद जब वो विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। दिन भर हमने इधर उधर की बातें की, दिन भर मेरे मित्र ने बहुत सारे लोगों की निंदा की, मैंने भी उस निंदा में बिना मतलब डुबकियां लगाई। मैं हंसता चला गया, वो दूसरों की निंदा करता रहा, निष्प्रयोजन बिना उद्देश्य के। मैंने ऐसे 4 विरोधियों के नाम लिए और वो निंदा करता रहा और उसमें बहुत मजा आया। अब अंधकार हो चुका है, अर्थात अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, रात होने को आई है, उसका जाने का समय आ चुका है। दिन भर की बातें अब उस उजाले में भी कहीं खो गई और अंधेरे में तो कुछ दिखाई तो नहीं देता। लेकिन ऐसे ही कहा है, हमने सभी बातें भूलकर अब विदाई का समय आया है। लेखक बहुत दिनों के बाद उस दोस्त को जब मिला था तो ऐसा लगा था कितना वो झूठा है मेरा दोस्त, कितना वो निंदक है मेरा दोस्त। लेकिन अब लेखक को अपने दोस्त के प्रति थोड़ी सिंपत्ति, थोड़ी सांत्वना भी आई थी, क्योंकि शायद पता नहीं वो कब उसको मिलेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम स्कूली जीवन में कई सारे अलग अलग दोस्त होते हैं। स्कूल छूटता है, कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के दिनों के अलग दोस्त होते हैं, फिर डिग्री के दोस्त अलग होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त अलग होते हैं। लेकिन ऐसे सालों के बाद जब हमारे बचपन के दोस्त मिलते हैं, हम बचपन की ही बातें करते हैं, ना कि कॉलेज की बातें करते हैं। थोड़े इधर उधर की बातें करके हम बचपन की जो मजाकिया बातें हैं, बचपन में कितनी हमने शरारत की होती है, इस तरह की बातें करते हैं। किस तरह हम एक दूसरे की मजाक करते थे, किस दूसरे की हम निंदा करते थे, किस तरह को हम नीचा दिखाने का, या किस तरह हम दूसरों को परेशान करने की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन जब समय जाने का आता है तो दिल भर आता है, आंखें भर आती है और इस प्रकार फिर ऐसा लगता है शायद पता नहीं कब हम मिलेंगे। तो हम अक्सर कभी कभी प्लानिंग भी करते हैं, कभी नियोजन करते हैं कि हर साल में एक बार हम जरूर मिलेंगे। इस तरह करके वादे, इस प्रकार की बातें करके हम चले जाते हैं, लेकिन शायद वो कभी कभी वो वादे अधूरे रह जाते हैं। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बिठाकर निंदा में निमग्न अर्थात तल्लीन होना देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं, निंदकों से इसी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छपाए पास रखने की सलाह दी है। कबीरदास का दोहों का एक लाइन भी यहाँ पे लिखनी गई है कि जब 4 निंदक एक जगह बैठते और 4 भक्त जब मंदिर में बैठते और भगवान की पूजा करते, उनमें इतनी भक्ति नहीं होगी जितनी निंदकों में होगी। लेखक ने कहा है कि मंदिर में जब भजन करने के लिए 4 भक्त या 10-12 लोग बैठते होंगे तो भजन में इतना लीन नहीं होंगे, तल्लीन नहीं होंगे, मग्न नहीं होंगे, जितना 4 2 सालों के बाद मिलकर बैठकर जब बातें करते होंगे तब वो इतना तल्लीन होकर, मग्न होकर बातें करते होंगे। लेकिन इतना तल्लीनता, इतनी मग्नता, इतना कॉन्सेंट्रेशन उन भक्तों में भी नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास का उदाहरण देते हुए, कबीरदास का दोहों का साकी का उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि इसीलिए शायद कबीरदास ने कहा है निंदकों को अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में कुटी बांध कर दो, क्योंकि निंदक ने डरा कि अपने आंगन कुटी चबाए। कि जिस तरह उन्होंने जो साकी में कहा है कि कबीरदास ने कहते हैं जो निंदा करता है उसको अपने आसपास रखो, ताकि आपका मन बिना साबुन का निर्मल हो जाएगा, बिना पानी का मन आपका स्वच्छ आ जाएगा। जो आपकी गलतियां दिखाते रहेगा और आप अपनी गलतियों, निंदा करने वाला हमेशा निंदा ही करता है, वो आपकी गलतियां दिखाता रहता है, लेकिन आप
हर बार उस निंदक को अगर आपने सकारात्मक पॉजिटिव लेके तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसलिए एक अच्छा मौका है कि निंदकों को पास रखो, ऐसा कबीरदास ने कहा है। इसलिए निंदकों को पास में रखना चाहिए, इसलिए संतों ने भी कहा है निंदकों को पास में रखो। लेखक भी कहते हैं इसलिए संतों ने निंदकों को अपने पास, अपने घर के आंगन में, अपने घर के सामने एक छोटी सी कुटिया, एक छोटा सा घर बनाने की बात यहाँ पे कही है। आगे बढ़ते हैं। अभी लेखक ने बिना उद्देश्य का निंदक कैसा होता है, बिना उद्देश्य का कैसे लोग निंदा करने वाले होते हैं, इनके बारे में बताया। लेकिन लेखक का यह कहना है, क्योंकि चैप्टर का इस पाठ का चयन इसीलिए किया है कि कुछ लोग आदतन निंदा करते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर पर्पसली दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को मन को ठेस पहुंचाने के लिए, और उस ठेस से होने वाला जो आत्मसंतुष्टि, उनकी खुद की आत्मसंतुष्टि होती है और खुद का वो हर्षोल्लास होता है, खुद का आनंद लेने के लिए दूसरों को क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इनके बारे में भी लेखक ने यहाँ पे कहा है। तो लेखक आगे क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कुछ मिशनरी निंदक होते हैं। मिशनरी निंदक अर्थात जो लगन तत्परता, मिशनरी का अर्थ मतलब है एक संगठन ऐसा होता है जिसमें लगन होती है, जिसमें बहुत ही तत्परता होती है, जिसमें हॉनेस्टी होती है, ऐसे मिशनरी लोग। अभी निंदकों को इससे तुलना कैसे की, देखो लेखक कहते हैं कुछ मिशनरी निंदक भी होते हैं जो बहुत लगन से, बहुत तत्परता से निंदा ही करते रहते हैं। उनका किसी से बैर नहीं है, उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, द्वेष नहीं होता। जैसे लेखक के दोस्त है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, लेकिन निंदा करना उनको आदत है। निंदा करने से वो दो पल के लिए दो चार लोगों के चेहरे पर खुशी लाते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। कोई मन में काला नहीं रखते, कोई मन में भेद नहीं रखते, कोई मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रखते, हेट नहीं रखते, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगते हैं। उनकी नितांत निर्मलता, निष्पक्षता, बिना भेदभाव, इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपनी पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोगों की और दुश्मन की निंदा उनके लिए टॉनिक है। मतलब लेखक कहते हैं कि कुछ बिना मतलब के, बिना उद्देश्य से, बिना घृणा से, बिना हेट से, बिना कोई द्वेष से ऐसे लोग निंदा करते हैं, और वो चार लोगों के बीच दूसरों की जब निंदा करते हैं तो खुद भी अपनी भी कभी कभी निंदा करते हैं। तो उनको ऐसा कभी नहीं होता कि मैं खुद की निंदा कर रहा हूँ, खुद का अपमान कर रहा हूँ, तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, उसमें कोई उद्देश्य, इंटेंशन नहीं होता। तो एक प्रकार के लोग होते हैं बिना उद्देश्य से निंदा करने वाले, बिना उद्देश्य से, जिनके मन में दूसरों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ऐसे लोग एक प्रकार के होते हैं। तो लेखक ने इनको निंदा उनके लिए टॉनिक जैसा है, मतलब एक प्रकार का मेडिसिन है, एक प्रकार का एनर्जेटिक ड्रिंक है। वो जब तक वो निंदा नहीं करेंगे उनका दिन अच्छा नहीं जाएगा, इस प्रकार के लोग। लेकिन बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई दुश्मन, बिना कोई इंटेंशन, इस प्रकार की निंदा लेखक ने यहाँ पे कही है। तो एक प्रकार की निंदा के बारे में आज हमने देखा है। हम अगले क्लास में दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं इनके बारे में आज अगले क्लास में हम देखेंगे। तो अब तक हमने देखा निंदा का कोई एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रयोजन नहीं होता, जिनमें कोई उद्देश्य नहीं होता, जिनके मन में दूसरों के प्रति कोई मैला नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई बैर नहीं होता। जिस प्रकार लेखक का दोस्त आया, दूसरे की निंदा की और शाम को चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर निंदा करते हैं, उनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।